हेलो दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में हमने 3 सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उसमें आज हम बात करेंगे सेक्शन 25 की, द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन और उसके जो रूल्स हमें बताए गए हैं 8 to 14, 16, 17, 18 एंड 25 एंड 26। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 shall apply for registration in every such state or union territory in which he is liable within 30 days from the date on which he becomes liable to be registration in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। यहाँ पे प्रिस्क्राइब मीन्स है रूल्स, जो कि रूल्स में हमें बताया गया है उसके हिसाब से हमें करना है। जो भी पर्सन लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर सेक्शन 22 में हमें बताया गया था, अगर कोई पर्सन अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देता है तो वो लाइबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड सेक्शन 24 में हमें बताया गया था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इसमें हमें कुछ कैटेगरी बताई गई थी जिसमें पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर वो उस तरह की कैटेगरी में फॉल करता है। जब भी पर्सन लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसको विद इन 30 डेज अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। Provided that a casual taxpayer or a non-residential taxable person shall apply for registration at least 5 days prior the commencement of the business। जो हमारे कैजुअल टैक्सपेयर है और जो नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है उनको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है बिफोर एटलीस्ट 5 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं उसके 5 दिन पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। कैजुअल टैक्सपेयर को, नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर को हम सेक्शन 27 में भी करेंगे डिस्कस। इसके प्रोविजन में है प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट एज डिफाइंड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन being a special economic developer shall have to apply for the separate registration as a distinct from the place of business located outside the special economic zone in the same state or union territory। जो भी हमारे डिफाइंड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एरिया है वहाँ उनको जो रजिस्ट्रेशन लेना है इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर वालों को अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। Every person who makes the supply for territorial water of India shall obtain registration in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline in the is located। जो भी पर्सन सप्लाई कर रहा है टेरिटोरियल वाटर में उसके जो लोकेशन, जो भी बेसलाइन कोस्टल एरिया होगा उस ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फिर वहां के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आइए जानते हैं सेक्शन 25 क्लॉज 2 के बारे में। अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट ग्रांट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रोवाइडेड that a person having multiple place of business in the state or union territory may have grant a separate registration for such place of business subject to such condition as may be prescribed। यहाँ पे इसको अब अमेंडमेंट कर दी गई है। पहले जो था प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल, अगर उसका वर्टिकल चेंज है तभी वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता था। अब जो है वो पर्सन विद इन द स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है। आइए जानते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। अ पर्सन
though not liable to be registered under section 22 and 24 may get himself registered voluntarily, and all the provision of this act are applicable to registered person shall be applied to such person. अगर कोई पर्सन सेक्शन 22 में भी फॉल नहीं करता और सेक्शन 24 में भी फॉल नहीं करता तो अपनी इच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है और सारी ऑब्लिगेशन जो है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसमें हमें सबसेक्शन 4 में हमें बताता है अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन more than one registration whether in one state or union territory or more than one state or union territory in respect of each such registration shall be deemed distinct person for the purpose of this act. जो भी पर्सन सेम पैन नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन लेगा विद इन द स्टेट या फिर किसी अदर स्टेट में वो जीएसटी के एक्ट में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। Where a person who has obtained or required to obtain registration in the state or union territory in respect of an establishment is another state or union territory, then such establishment shall be treated as a establishment of distinct person for the purpose of this act. जो भी establishment होगी उनकी the same entity की वो हमारी distinct person कहलाएगी for the purpose of this act. Every person shall have a permanent account number issued under the Income Tax Act 1961 in order to eligible for the grant of registration. जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, provided that a person required to deduct under tax 51 as may be in lieu of permanent account number, a tax deduction or collection account number issued under this act in order to be eligible for the grant of registration. Every person shall undergo authentication or proof of position of Aadhaar number in such or manner within such time as may be prescribed. जो भी हमें इसमें बताया गया है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको ऑथेंटिकेशन देनी होगी आधार की। इसको प्रोविजन में कुछ ऐड किया गया है, हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन सच पर्सन shall be offered alternate or visible mean of identification in such manner as government or the recommendation of the council may prescribe. जिस अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी एज पर काउंसिल उसको माना जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ or furnish proof of position of Aadhaar number or furnish alternate or visible mean of identification registration allotted to such person shall be deemed to be invalid, and other provision of this act shall apply if such person does not have a registration. अगर उसने आधार के बिना पर जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो हमारा इनवैलिड माना जाएगा। इसके बी में हमें बताया गया है on or and form of that the notification every individual shall be in order to eligible for grant of registration undergo authentication of or furnish proof of position of Aadhaar number in such manner as the government may on the recommendation of the council specified in the said notification. Provided that if the Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and visible mean of identification such manner as may be as the government may on the recommendation of the council specified in the said notification. जो notification देगी उसमें वो बताएंगे कि क्या हमारा उसका अदर मीन होगा आइडेंटिफिकेशन का। 6C में हमें बताया गया है on or form or the date of notification every person other than an individual को छोड़कर shall in order to be eligible for the grant of registration under authentication on the proof of position of Aadhaar number of कर्ता का आधार होना चाहिए, managing director, whole time director, said person of such person number of partners, member of managing committee of association, board of trustee, authorized representative, authorized signatory
and such other class of person in such manner as the government may on the recommendation of the council specified in the SAT notification. में यही बताया गया है. आइए जानते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 6, a non-resident taxable person shall be grant registration under subsection 1 on the basis of such document as may be prescribed. जो सेक्शन 6 में हमें बताया कि हम उसको ओवररूल करते हैं. फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा एज पर सबसेक्शन 1, जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा. Where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain registration for the proper officer may, without the prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed. ये हमें रूल में आगे समझ में आ जाएगा. हम बात करते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 1. हम जो सेक्शन 1 में लिखा हुआ है हम उसको ओवररूल करते हैं. एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और multilateral financial institution and organization notified under the United Nations Act 1947, consulate or embassy of foreign countries, and any other person of class of as may be notified by the commissioner shall be granted a unique identity number in such manner and for such purpose including refund of tax or notified purpose of goods or services or both received by him as may be prescribed. जो ये UIN है इनको हमारे रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जो इनका जो रजिस्ट्रेशन है इनका पर्पस होता है वो केवल अपने ITC का रिफंड का बेनिफिट लेने के लिए होता है. और ये हमारी कुछ नोटिफाइड हैं. इसमें हमारे शामिल है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कंसल्ट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज हैं और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. जो भी नोटिफाइड करेगी वो होंगी इसमें. और इनको जो नंबर दिया जाता है वो UIN नंबर इनको अलॉट किया जाता है. आइए जानते हैं सबसेक्शन 10 के बारे में. द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्ट आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और जो ये UIN नंबर है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट जो हमें एज पर द रूल. A certificate of registration shall be issued such manner with the effect of such date as may prescribed. A registration or unique identity number shall be deemed to be have granted after the expiry of period prescribed under subsection 10 if no deficiency has been communicated to the applicant within that period. अगर किसी पीरियड में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो वो हमारा डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. आइए समझते हैं इसके रूल्स को. सबसे पहले हम समझते हैं रूल नंबर 8. रूल नंबर 8 हमें क्या कहता है.
रूल नंबर 8 में हमें बताया गया है एवरी पर्सन अदर देन नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 अ पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 and a person supplying online information and database access of travel services from place outside India to a non-taxable online recipient. इनको छोड़कर जो भी हमारा अदर पर्सन है वो एज पर अपना पैन नंबर के बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें हमें अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और जो यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है वो हमारे कॉमन पोर्टल पे भरी जाएगी फॉर्म REG1 के द्वारा। और जो हम फॉर्म REG1 के पार्ट 1 में जो इन्फॉर्मेशन भरते हैं वो चेंजेबल नहीं होती है। इसमें एक प्रोविजो ऐड किया गया रूल्स में कि जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको अलग से अपना रजिस्ट्रेशन लेना होगा GST में। और जब परमानेंट अकाउंट नंबर वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक OTP आता है। OTP वेरीफाई होने के बाद हम अपना OTP और वेरीफाई करना है, और ईमेल ID और मोबाइल नंबर हमें अपना वेरीफाई करने के बाद हमें TRN नंबर जनरेट हो जाता है। और उसके बाद हम अपना पार्ट B हम इसका भर सकते हैं, और पार्ट B भरने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है REG फॉर्म 02 में। ये हमारे रूल नंबर 8 में हमें बताया गया है। और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, a person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provision of subsection section 27, and the acknowledgement under section 5 shall be issued electronic only आफ्टर द सेट डिपॉजिट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या होता है, उनको पहले एक रिसीट मिलती है और रिसीट के अकॉर्डिंग उनको अपना जो वो गुड्स लेके जा रहे हैं दूसरी स्टेट में, उनका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड जो टैक्स जमा कराना पड़ता है, उसमें टैक्स जमा कराने के बाद ही उनको उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। सब रूल 9 में हमें बताया गया है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, कि जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो हमारे 3 वर्किंग डेज में हमारी अप्रूव हो जाती है। अगर कोई उसमें इशू आता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो फॉर्म REG03 में वो अपना एक SCN इशू करता है, और SCN को हमें का जो रिप्लाई है हमें फॉर्म REG04 में देना है विदिन 7 वर्किंग डेज। और उसके बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमें सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है फॉर्म REG06 में। अगर वो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, और रिजेक्ट करने के लिए फॉर्म GST REG05 होता है। अब रूल है इसका 10, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हमें इशू हो जाता है फॉर्म REG06 में, और इसमें हमें 15 डिजिट का जो हमें GSTN नंबर अलॉट होता है, उसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो हमारा स्टेट कोड होते हैं, और उसके 10 डिजिट हमारा पैन नंबर होता है, और 2 डिजिट हमारे एंटिटी कोड होंगे। लास्ट में हमें एक चेकसम दिया जाता है। इस तरीके से जो हमारा 15 नंबर का GSTN नंबर होता है हम उसको पढ़ सकते हैं। और जो इसके सपोज 2 में हमें बताया गया है, अगर जो रजिस्ट्रेशन विदिन 30 डेज किया जाता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड से लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें अब हमें सब रूल 10A हमें इसमें ऐड किया गया है। इसमें बताया गया फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल।
जब हमें फॉर्म जनरेट, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा REG फॉर्म 06 में, तो उसके बाद हमें अपना बैंक डिटेल अपडेट करनी है उसमें। ये जो हमें डिटेल अपडेट करनी है बैंक की, जो हमें अपडेशन करनी है, वो हम विद इन 45 डेज या अंडर सेक्शन जो हमें 39 हम जो हमें रिटर्न भरनी है, विच एवर इज अर्लियर। और हमें सब रूल 11 में हमें बताया गया है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। इसमें हमें बताया गया है अगर हम any person having a multiple place of business within a state or a union territory requiring a separate registration for any such place of business under the subsection 2 of section 25 shall be grant a separate registration in respect of each place of business। इसमें हमारी 2 कंडीशंस हैं। इसमें जो वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा वो अंडर सेक्शन 10 नहीं ले सकता है, वो एज पर अंडर सेक्शन 9 ही लेगा। और ऑल सेपरेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन शैल पे टैक्स अंडर द एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन एज अ टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाईज। जो भी उसका केस होगा उस हिसाब से वो टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई हमारा इशू करेगा। अगर मान लीजिए हमने एक स्टेट में अंडर द कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अगर हम चाहते हैं कि अदर स्टेट में हम अंडर सेक्शन 9 मतलब लें, तो हम उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। जो हमारा स्टेट में है, दूसरी स्टेट में अगर हम रजिस्ट्रेशन लें तो हमें सेम ही प्रोविजन में लेना होगा, हम अपना चेंज नहीं कर सकते। और रूल हमें 12 हमें बताता है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। जो हमें एज पर सेक्शन 51 और 52 जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके लिए फॉर्म हमारा होता है REG 07 और जो इसका हमें पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा वो हमारा फॉर्म REG 06 में ही आएगा विद इन 3 वर्किंग डेज। Where upon an inquiry or pursuant to any other proceeding under this act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration form RE 06 has been issued is no longer liable to deduct at source under section 51 or collect at source under section 52. The said officer may cancel the registration issued under sub-rule 2 and such cancellation communicated to the person as per form REG 08। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये अब लायबल नहीं है सेक्शन 52 और 51 और 52 के, तो प्रॉपर ऑफिसर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है और जो उनको कम्युनिकेशन की जाएगी वो REG फॉर्म 08 में की जाएगी। अब है रूल 13 हम पढ़ते हैं ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसमें हमें बताया गया है कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन ले सकता है एज द कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट फॉर्म REG 09 इसको फिल करना होगा। और इसमें हमें बताया गया है अगर नॉन रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो जो भी उसका इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पैन नंबर के आधार पर वो GST में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और आगे समझते हैं हम रूल नंबर 14 के बारे में। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और री ट्रेवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन विजिट। इसमें जो हमें फॉर्म भरना होगा वो REG 010 है के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भरा जाएगा और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो उनको फॉर्म इशू कर दिया जाएगा REG 06। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 की स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन।
इसमें इस स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर ऑफिसर है जो सर्वे कर रहा है या इंक्वायरी कर रहा है, इंस्पेक्शन करता है और उसको पता चलता है इस पर ये पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, तो वो इनको टेम्परेरी बेसिस पे ऑर्डर इशू कर देता है फॉर्म RG 06 में, और उनको बाद में अपना एज पर रूल 8 के अकॉर्डिंग उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा फॉर्म RG 01 भर के, और उनको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा RG 06। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू अ सर्टेन स्पेशल एंटिटीज। हमने अभी यूआईएन के बारे में पता, जो हमारी एंटिटीज हैं जिनको मिलेगा उनको जो फॉर्म भरना होगा वो RG 13 भरना होगा एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। और प्रॉपर ऑफिसर फिर उनको इशू करेंगे फॉर्म RG 06 में। और जो रजिस्ट्रेशन होता है मैंने आपको पहले ही बताया, ये केवल रिफंड के पर्पज के लिए होता है हमारा, जो उनकी, और ये भी हमें 3 वर्किंग डेज में अलॉट हो जाता है। आइए जानते हैं रूल नंबर 18 के बारे में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हमें उसे डिस्प्ले करना है हमारी एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस पे, या फिर हमारे को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां पर हमें उसका नेम डिस्प्ले करना जरूरी है। अब रूल नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस इन सर्टेन केसेस। इसमें बताया गया है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट जो हमें फॉर्म RG 06 में हमें मिल जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन की। He may get such verification done, and the verification report along with the such documents including photographs shall be uploaded in form RG 030 on the common portal within the period of 15 working days मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन की जो हम all the applications including reply if any to the notices written including a detail of outward and inward supplies, appeals or any other documents required to be submitted under the provision of this rule shall be so submitted electronic with a digital signature certificate or through e-signature as specified under the provision of Information Technology Act 2000 or verified by other mode of signature or verification as notified by the government in this behalf। ये जानते हैं ये कौन कौन से हैं। Provided that a registered person registered under the provision of the Companies Act, अगर जो कंपनीज एक्ट के द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, shall furnish the documents of application verified through digital signature certificate only। जो भी हमारे कंपनीज एक्ट के द्वारा जो भी GST में रजिस्टर्ड हैं वो केवल डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही अपनी जो रिटर्न फाइल करेंगे या कोई अपील करेंगे या फिर कोई नोटिस का रिप्लाई देंगे, वो केवल डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही दे सकते हैं। Each document including the returns furnished online shall be verified through electronic verification code। जो हम EVC के द्वारा जो हम फाइल कर सकते हैं, आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। In case of an individual by the individual himself or where he is absent from India
by some other person duly authorized by him in his behalf, and the individual is mentally incapable from attending to his affairs by his guardian or by any other person competent to act on his behalf. अगर कोई इंडिविजुअल है वो इंडिया में नहीं है, कोई बाहर गया है, तो वो किसी को ऑथराइज कर सकता है अपने बिहाफ पर. In case of Hindu undivided family by the Karta, where the Karta is absent from India or mentally incapable from attending to his affairs by any other adult, the member of the family or authorized signatory of such Karta. अगर हमारा HUF में है कोई रजिस्ट्रेशन, तो अगर कर्ता हमारा एब्सेंट है, इंडिया में नहीं है, या फिर वो मेंटली अभी इनकैपेबल है दैट टाइम, तो वो अपने बिहाफ पर किसी अडल्ट को, द मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑथराइज कर सकता है. इन केस ऑफ कंपनी बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ऑथराइज सिग्नेटरी thereof, in case of government or any governmental agency or local authority by the officer authorized in this behalf, in case of firm by the partner thereof not being a minor or authorized thereof, in case of any other association by any person or association or person authorized by authorized signatory thereof, in case of the trustee by the trustee or the trustee authorized signatory, in the case or any other person by some person competent to act on this behalf, or the person authorized in accordance with the provision of section 48. सेक्शन 48 में हमें बताया गया GST प्रैक्टिशनर जो है वो भी अथोराइज्ड हैं, और जो भी गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी उनको भी अथोराइज किया जाएगा कि वो थ्रू ई डिजिटल सिग्नेचर और ई सिग्नेचर के द्वारा अपने जो रिटर्न्स हैं या फिर अपील्स हैं उनको फाइल कर सके. ये था हमारा सेक्शन 25 विद रूल्स. आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों. प्लीज अगर आपको इसमें कुछ जानना है और कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.